हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है 2025 में आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देख लीजिए, आज 2025 में हम लोग पहला वीडियो है ना शूट करने जा रहे हैं। तो 2025 में आपका जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसके लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और साथ ही साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद आप सारे बच्चों के साथ है कि आप अच्छे नंबर से है ना आगामी एग्जाम में पास हो। तो चलिए, सारे बच्चे जो है नव वर्ष की खुशी में आज हम चैप्टर 11 का पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर के साथ साथ 2025 भी आज सारे बच्चों के लिए अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत अच्छे चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक चैप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत एवं प्रक्रम क्या है, प्रिंसिपल और प्रोसेस इसका क्या है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, वो सारे हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट इसका क्या क्या उपयोगिता होता है, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का क्या क्या उपयोगिता है, जो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। यानी बायोटेक्नोलॉजी से हमको दो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। एक है चैप्टर नंबर 11 और दूसरा है चैप्टर नंबर 12, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग कम समय में अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 कहता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है ना। तो आजकल के मेरे प्यारे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा है ना चैप्टर है जिसके द्वारा आज जितने भी, चाहे वो कृषि काज हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो है ना चिकित्सा विभाग हो, औद्योगिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो इसी से संबंधित हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादातर हम लोग जीन में परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। और जीन में परिवर्तन करके नए नए बीज हो गया, नए नए पौधे हो गए, जिससे हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक पौधा, ट्रांसजेनिक जंतु। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपको आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव के साथ बहुत अच्छे कड़ाके के साथ जो है ना हम पहला ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, एगारोज जेल। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, एगारोज जेल से भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस में डीएनए अणु का पृथक्करण किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि जो एगारोज जेल होता है ये क्या होता है। तो एगारोज जेल क्या होता है कि एगारोज जेल में डीएनए के कई टुकड़े को डालकर, एगारोज जेल में डीएनए के कई टुकड़े को डालकर वांछित गुणों वाले डीएनए का पहचान किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। एगारोज जेल क्या होता था, एगारोज जेल में डीएनए के कई टुकड़े को है ना कई टुकड़े को डालकर वांछित गुणों वाले डीएनए का क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है। तो ये हुआ एगारोज जेल। और एगारोज जेल में है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणु का पृथक्करण किस आधार पर किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो याद रखिए, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के अणु का पृथक्करण जो किया जाता है उसके आकार के आधार पर किया जाता है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, उसके आकार के आधार पर किया जाता है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ आवेश है, आवेश के आधार पर नहीं होता है और ना ही आवेश और आकार के आधार पर होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होने वाला है सिर्फ आकार, है ना, सिर्फ आकार के आधार पर ही हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का अणु का पृथक्करण करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। एगारोज जेल क्या होता है मैंने बतला दिया कि डीएनए में वांछित गुणों वाले डीएनए का पहचान किससे किया जाता है, एगारोज जेल से। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणु का पृथक्करण किस आधार पर किया जाता है, तो सिर्फ आकार के आधार पर किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा, रिस्ट्रिक्शन ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा बेटा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है? तो याद है बेटा, प्रतिबंधन एंजाइम का जो उपयोग होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो उपयोग होता है, वो डीएनए को काटने के लिए किया जाता है। तो यहां पर डीएनए का दो ऑप्शन है ना, एक क्षारीय यानी सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए, एक होता है द्विक्षारीय माने डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए, है ना। तो याद है बेटा, यहां पर जो हमारा सही आंसर होने वाला है द्विक्षारीय डीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो याद है कि बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसको काटने में किया जाता है? तो द्विक्षारीय डीएनए को काटने के लिए किया जाता है ना। यहां पर ये जो होता है, ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का काज करता है। जो ये सब ज्यादातर उपयोग किया जाता है डीएनए प्रतिकृति में, है ना, या डीएनए यानी जीन क्लोनिंग वगैरह, ये सब प्रोसेस में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है? तो द्विक्षारीय डीएनए को काटने के लिए, है, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो याद मेरे बच्चों, पॉलीमेरेज को ही हम लोग कहते हैं पीसीआर। पीसीआर पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में जो है ना 5 नंबर में आने की संभावना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव डील करें। तो जो भी बच्चे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो जरूर इसे 5 नंबर में एक बार जाके देख लें, है ना, क्लासरूम में आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। पीसीआर पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे बच्चों, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, यानी कहने का मतलब है एम्प्लीफिकेशन का मतलब यहां पर डीएनए विश्लेषण के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस क्वेश्चन को। कहा जाता है पीसीआर पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है, हिंदी में कहते हैं पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, संक्षेप में हम लोग इसको पीसीआर कहते हैं। तो पीसीआर अभिक्रिया तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, यानी डीएनए विश्लेषण के लिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस तरह का है, और इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हमने चूज किया है, ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड पाए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से सीखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? वाम एच आई, वाम एच आई, यहां पर बेटा है ना प्रिंट का मिस्टेक है, वाम एच आई प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों, वाम एच आई प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब बेटा बैसिलस, है ना, एमालोलिक्यूफेंसी, है ना, बैसिलस एमालोलिक्यूफेंसिस, है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या कर बेटा, तो याद करेगा वाम एच आई प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बैसिलस एमालोलिक्यूफेंसिस, है ना, याद रखिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सीधा राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता एग्जाम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस जो एग्जाम हो चुका है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 है डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, डीएनए पॉलीमरेज जो है थर्मल एक्वेट, है ना, थर्मल एक्वेटिक से प्राप्त किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया बेटा? थर्मल एक्वेटिक से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। और डीएनए
पॉलीमरेज का यूज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये जो होता है बेटा, ये 2 नंबर भी क्वेश्चन आता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है? तो थर्मल है ना, एक्वेटिक से प्राप्त किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग किसको कहते हैं बेटा? तो याद है बेटा, जब किसी जीव के जीन को लेकर किसी दूसरे जीन में समाहित किया जाता है या क्लोन किया जाता है, तो उसी को कहते हैं जीन क्लोनिंग। और जीन क्लोनिंग की मदद से कहा जाता है कि कई है ना रोगों का उपचार भी किया जाता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। जीन क्लोनिंग हेतु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का सामान्य स्रोत है। तो जीन क्लोनिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो समान स्रोत है बेटा, वो जीवाणु है। क्या है बेटा? जीवाणु, यानी बी द राइट आंसर। देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे ढंग से डील करते जा रहे हैं। क्वेश्चन में बेटा 8 क्या कहता है? इनमें कौन पीसीआर से जुड़ा? अभी मैंने बताया पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है। पीसीआर क्वेश्चन बार बार बेटा 5 नंबर में पूछा जाता है। इसके पीछे वाले भी जो 2024 एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ चुका है। तो इसलिए हमेशा जो है आप इस क्वेश्चन से जुड़ रहे हैं। पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन से जुड़ा होता है। तो यार बेटा, पीसीआर में विकृतीकरण भी होता है। विकृतीकरण में होते क्या है? तो जो दोहरी कड़ी वाली डीएनए आप लोग देख सकते हैं, दोहरी कड़ी वाले डीएनए है, विकृतीकरण में ये जो दोहरी कड़ी वाले डीएनए ये सिंगल कड़ी में बदल जाते हैं। ठीक है ना बेटा? सिंगल कड़ी में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो याद है बेटा, विकृतीकरण में क्या होता है? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके बाद है तापानुशीलन। जब इसको एक सही टेम्परेचर मिलता है तो इसके साथ बेटा क्या होते हैं कि जीन के टुकड़े जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जीन के टुकड़े जुड़ जाते हैं। और विस्तार में क्या होता है? यही जीन के टुकड़े जो है बड़ा होकर 2 नए डीएनए का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। याद है बेटा? कितने डीएनए का? 2 नए डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बेटा इस क्रिया को हम लोग पीसीआर भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पीसीआर में विकृतीकरण, तापानुशीलन और एक्सटेंशन यानी विस्तार, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं बेटा यहाँ डी द राइट आंसर है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीसीआर से जुड़ा रहता है ये तीनों तकनीक, है ना बेटा? तो डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योजी डीएनए। याद है आप लोगों को कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव ही आते हैं बेटा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है पुनर्योजी डीएनए तकनीक में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्लाज्मिड है ना वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना आवश्यक होता है? तो वही एंजाइम जिसके द्वारा दाता जीन का खंडित किया जाता है, वही एंजाइम के द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा जो है हम पहले जीन को खंडित कर चुके हैं, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना आवश्यक होता है? तो वही एंजाइम के द्वारा होता है जिसके द्वारा हम दाता डीएनए यानी पहले वाले जीन को भी हम खंडित कर चुके हैं। यानी हमारा वही ऑप्शन कौन है बेटा? डी द राइट आंसर। फिर से देखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना आवश्यक होता है? तो वही एंजाइम के द्वारा विखंडन होना आवश्यक होता है जिसके द्वारा दाता जीन को भी खंडित किया गया है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं आगामी एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के खंड को जोड़ने में भाग लेता है? तो यार बेटा एंजाइम बहुत सारे होते हैं। कुछ एंजाइम डीएनए को तोड़ते भी हैं, काटते भी हैं, तो कुछ एंजाइम डीएनए को जोड़ते भी हैं, है ना। तो यार बेटा एंजाइम काटने का भी काम करता है और एंजाइम जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें से कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के खंड को जोड़ने का कार्य करता है? तो डीएनए के खंड को जोड़ने का काम है वो है बेटा लाइगेज का, है ना। लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के खंड को, डीएनए के टुकड़े को जोड़ने का कार्य करता है। तो एंजाइम याद रखिएगा, एंजाइम काटता भी है और जोड़ता भी है, बट यहां पर बेटा डीएनए के खंड को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब बेटा लाइगेज यानी बी द राइट आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 ये है ट्रांसजेनिक पौधे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ट्रांसजेनिक पौधे। तो सारे बच्चे ध्यान रखें बेटा, ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं सर? तो ये पौधे जो है वायर टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है। और याद है बेटा, ये एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन बार बार आता है। वायर टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ट्रांसजेनिक पौधे तैयार कर दिए जाते हैं। कैसे सर? तो उसके जीन में परिवर्तन कर। तो जब किसी है ना बीज के या जब किसी पौधे के जीन में परिवर्तन कर एक नए गुण वाले पौधे की प्राप्ति की जाती है जो अधिक उत्पादकता वाले होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक पौधे। और ये जो ट्रांसजेनिक पौधे तैयार होते हैं वो वायर टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से तैयार होते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला मेरे बच्चों। इससे लाभ भी है और हानियां भी है। तो यार अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसजेनिक पौधे से होने वाले लाभ और हानियों को बताएं, है ना। तो याद है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में भी देख सकते हैं, आपके नोटबुक में लिखाया गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से रिपीट करते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे ट्रांसजेनिक पौधे, अभी मैंने बताया ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं। तो जो पौधे वायर टेक्नोलॉजी के द्वारा उसके जीन में परिवर्तित कर बनाया जाता है उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक पौधे। इन पौधों का उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होता है और ये पौधे रासायनिक उर्वरक पर कम निर्भर होते हैं। कहा जाता है ये पौधे विकट वातावरण में भी, अनुकूलित वातावरण में भी आसानी से उग जाते हैं, है ना। तो ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं। किससे बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा, यानी डी द राइट आंसर। एक का क्वेश्चन को एकदम देखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना एग्जाम में। अगर छूटा तो यह आपकी भी गलती है और हमारी भी गलती है कि हमने आपको अच्छे ढंग से नहीं सिखा पाया और आपने अच्छे ढंग से नहीं सीख पाया। तो जो भी है बच्चे, दम टेंशन नहीं लेना, आपके चलते हम टेंशन में हैं कि आगामी एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का कैसा होगा और आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे, अभी भी वक्त है बेटा, संभल जाइए और हर एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से देख के स्टडी करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन 12 ये है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज काटता है। अभी मैंने बताया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज ये एक एंजाइम का ही रूप है ना। तो एंजाइम अभी मैंने बताया डीएनए को जोड़ता भी है और डीएनए को काटता भी है। तो याद बेटा एंडोन्यूक्लियेज 2 तरह के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, एक एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज होते हैं बेटा। तो याद है बेटा एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है और एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है। ये बेटा डीएनए है, तो डीएनए के जो किनारों पर काटता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेज, याद रहेगा ना, एक्सोन्यूक्लियेज। बट जो डीएनए के अंदर डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है उसे ही हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन हमारा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज काटता है। तो अभी मैंने क्या बताया, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के अंदर डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो यहां से आप लोग आंसर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम काटता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डीएनए के अंदर डीएनए को विशिष्ट स्थल पर यानी विशिष्ट स्थानों पर, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज काटता है डीएनए के अंदर डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर, यानी 12 का आंसर क्या बेटा, ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का स्रोत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का स्रोत नहीं है बेटा। तो याद है बेटा इनमें कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का स्रोत नहीं है। तो इसका सही जवाब बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो होते हैं वो प्रतिबंधन, है ना, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का स्रोत नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। तो 13 का ऑप्शन क्या बेटा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, पुनर्योगजीय डीएनए। बाप रे बाप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुनर्योगजीय डीएनए। तो यार बेटा पुनर्योगजीय डीएनए क्या होता है, पुनर्योगजीय डीएनए। तो ये बेटा डीएनए जो होते हैं
डीएनए से डीएनए का निर्माण जो होता है वो डीएनए प्रतिकृति कहलाता है ना। और पुनर्योजी डीएनए मतलब होता है कि वांछित गुणों वाले डीएनए के साथ एक नए डीएनए को जोड़कर, है ना, जब वांछित किसी अन्य डीएनए के साथ एक नए डीएनए जोड़कर, है ना, किसी अन्य डीएनए के साथ किसी डीएनए के टुकड़े को किसी अन्य डीएनए के टुकड़ा के साथ जोड़ा जाता है तो एक नए डीएनए का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुनर्योजी डीएनए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है फिर से देखेंगे। पुनर्योजी डीएनए तकनीक द्वारा तैयार किए गए टीका को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लिया, पुनर्योजी डीएनए। पुनर्योजी डीएनए तकनीक द्वारा तैयार किए गए टीका को हम लोग तीसरी पीढ़ी का टीका कहते हैं। कौन सा पीढ़ी में बच्चों? तीसरी पीढ़ी का टीका कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा बेटा, एंजाइम लाइगेज का उपयोग, अभी मैंने बताया थोड़ा, लाइगेज का काम होता है डीएनए के खंड को जोड़ना। तो ये एक एंजाइम है जो डीएनए के खंड को जोड़ता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिय बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एंजाइम लाइगेज का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया था? डीएनए के खंड को जोड़ने के लिए, है ना, डीएनए के खंड को जोड़ने के लिए, डीएनए के टुकड़ा को जोड़ने के लिए, खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? लाइगेज का, यानी बी द राइट आंसर। देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे ढंग से आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मेरे प्रिय बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे प्रिय बच्चों, है ना। पौधों के जड़ों में ट्यूमर कौन पैदा करता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस पौधों के जड़ों में ट्यूमर पैदा करते हैं ना, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 क्वेश्चन है बेटा, प्रतिबंधन एंजाइम का खोज किसे काटना संभव हो सका? तो प्रतिबंधन एंजाइम, अभी मैंने बताया बेटा, एंजाइम का काम होता है डीएनए को काटना भी और डीएनए को जोड़ना भी, बट यहां पर प्रतिबंधन एंजाइम का खोज से किसे काटना संभव हो सका? तो याद है बेटा, प्रतिबंधन एंजाइम के खोज से डीएनए को काटना संभव हो सका, यानी ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से किसे काटना संभव हो सका? तो डीएनए को काटना संभव हो सका, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ना? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आप देख सकते हैं। इससे पहले कुछ बच्चों को हम बतलाना चाहेंगे कि जितना भी बच्चे हम आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताते जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप उसे जरूर एक बार नोटबुक पर जाके देख ले कि आपके नोटबुक में क्वेश्चन होगा और उसे बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि आगामी एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लोग सब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में जो जो क्वेश्चन हम टिक आउट करते जा रहे हैं कि आपको 2 नंबर या 5 नंबर के पूछता है, वो सारे क्वेश्चन को आप देख लें, क्योंकि आगामी एग्जाम में उस क्वेश्चन को ज्यादातर पूछने की संभावना है ना। तो हम ये तो नहीं कहते हैं गारंटी वो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन पूछने की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पुनर्योजी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बेटा? पुनर्योजी डीएनए अणु के निर्माण में कौन आवश्यक नहीं है? तो याद है बेटा, पुनर्योजी डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी चाहिए, है ना, डीएनए लाइगेज भी चाहिए, डीएनए का खंड भी चाहिए, है ना। तो याद है बेटा, क्या नहीं चाहिए, किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है बेटा ई कोलाई, यानी डी द राइट आंसर, ई कोलाई। ई कोलाई बेटा करता क्या है? तो ई कोलाई आपको ही पता है ना कि ये जो है ना आपका ई कोलाई ज्यादातर जो है आप पढ़े होंगे हम लोग कि जो ई कोलाई होता है ये ज्यादातर हम लोग को पुनर्योजी डीएनए में कोई काम नहीं करता है ना। क्योंकि आप लोग ने जो है एक पढ़ा होगा, है ना, PVR 322। तो PVR 322 में प्लाज्मिड डीएनए ना ई कोलाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। तो याद रखना, पुनर्योजी डीएनए अणु में निर्माण किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पुनर्योजी डीएनए के अणु के निर्माण में किसकी आवश्यकता नहीं हो बेटा? तो ई कोलाई, यानी डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 19 क्या कहता है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है बेटा? तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को पुनर्योजी डीएनए तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्योजी डीएनए तकनीक, यानी ए द राइट आंसर। फिर से बेटा, आनुवंशिकी, है ना, अभियांत्रिकी या आनुवंशिकी यांत्रिकी को
क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को पुनर्योजी डीएनए तकनीक कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका सही जवाब बेटा स्टेफन हेल्स का संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, यानी सूक्ष्म बायोलॉजी से, है ना। स्टेफन हेल्स का संबंध नहीं, यानी सीधा राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में देख लीजिएगा, है ना। संभावना है कि आ सकता है, बट यूं नहीं कह सकता कि 100% आ ही सकता, बट उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका, है ना, प्रोटीन, यहां पे मिस्टेक हो गया, एकल कोशिका प्रोटीन, है ना, सिंगल सेल प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। तो एकल कोश का जो प्रोटीन है वो आपको याद रखिएगा ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। एकल कोश का प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? सूक्ष्म जीवों से, चाहे वो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय हो। तो यानी कहने का मतलब बेटा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव या बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव, ये दोनों जो है बेटा, है ना, आपका जो है ना इससे एससीपी यानी एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त किए जाते हैं, यानी डी द राइट आंसर। यहां देख सकते हैं पहला और दूसरा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, कहता है कि प्राइमर्स, है ना, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है बेटा पीसीआर में। प्राइमर्स का उपयोग किस में किया जाता है? पीसीआर में, यानी ए इज द राइट आंसर। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है किस में? पीसीआर में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? सैटेलाइट डीएनए किसके लिए उपयोगी टूल्स है? सैटेलाइट डीएनए किसके लिए उपयोगी टूल्स है बेटा? तो इसका सही जवाब है फोरेंसिक विज्ञान के लिए, है ना, फोरेंसिक साइंस के लिए ही सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किसके लिए उपयोगी टूल्स है? सैटेलाइट डीएनए किसके लिए उपयोगी टूल्स है? तो फोरेंसिक साइंस के लिए, फोरेंसिक विज्ञान के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन 24 क्या कहता है? एगारोज का उपयोग किया जाता है, यानी एगारोज का प्रयोग किया जाता है। तो यार बेटा एगारोज का जो उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है, जिसमें डीएनए के कई खंड से वांछित गुण वाले डीएनए की प्राप्ति की जाती है। ठीक है ना। तो एगारोज का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यानी डीएनए के कई टुकड़े में वांछित गुणों वाले डीएनए का पहचान करने में। चलिए बेटा आज का जो है अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के किस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पहचान करता है? तो यार बेटा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के किस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पहचान करता है? तो इसका सही जवाब बेटा पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स क्या होता है सर? तो पैलिंड्रोम्स जो है वर्णों का वह समूह है जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे मलयालम। तो आप देख सकते बेटा चाहे मलयालम को आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, दोनों में एक ही शब्द बनता है। तो इसलिए बेटा पैलिंड्रोम्स के द्वारा ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पहचान किया जाता है ना। तो याद रखिए बेटा पैलिंड्रोम्स वर्णों का वह समूह है जिससे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। तो 25 का आंसर ए। चलिए हम लोग ने चैप्टर 11 से टोटल 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में स्टडी कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ने 25 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से स्टडी किया होगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं बेटा वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो है ना और भी बच्चों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।